हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय वंदना। टुडे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सम थ्योरी आई वांट टू बी डिस्कस विथ यू। 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का सेकंड नंबर का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी मैं आपसे डिस्कस करने चाह रही हूँ। पहला पार्ट है व्हाट इज़ मीनिंग बाय। सबसे पहले देख लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड है ये हमारा दो चीज़ों से बनता है। अब देख रहे हैं इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, जिसमें इन्वॉल्व होगा इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब वो उसका स्टडी हम जब केमिस्ट्री में करेंगे, राइट। जैसे कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसमें केमिकल चेंजेस हो गए बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट, वो सभी आएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। और उसी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस का जो स्टडी किया जाता है उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहली थ्योरी हम कुछ देखते हैं। द केमिकल चेंजेस दैट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स आर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। नेचुरली मैंने आपको बोला कि ऐसे केमिकल चेंजेस जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, राइट, मतलब केमिकल चेंजेस हो गए और उसमें से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा, उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस बोलते हैं। और वो आपके यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप दिया है उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, मतलब, और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। मतलब जो भी आपके चेंजेस हैं, जो केमिकल चेंजेस होते हैं और वो इन्वॉल्व करते हैं फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो अब इसमें दो टाइप्स आ गए वो केमिकल चेंजेस के। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो देख लेते हैं। पहला दिया है आपको, पहले में ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या गैल्वेनिक सेल्स किसे बोलते हैं? द डिवाइसेस इन विच द केमिकल एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस redox reaction is converted into electrical energy are called electrochemical cells. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या डैनियल गैल्वेनिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं और एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। और स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होना मतलब जिसमें एक स्पॉन्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, मतलब उसमें स्पॉन्टेनियसली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और वो दोनों चीज़ें स्पॉन्टेनियसली जब होती है तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन में आपके जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसका कन्वर्शन जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है वो होती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। मतलब एक ऐसा डिवाइस क्या है, मैं आपको सिंपल बता दूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिसका एग्जांपल हम लेंगे ही, अभी गैल्वेनिक सेल्स का भी आगे स्टडी करेंगे। एक ऐसा सेल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी जो होती है, बिकॉज मतलब जैसे इसमें एक होता है कि भाई एक में आपका जो गैल्वेनिक सेल है जिसमें एक में रेडॉक्स रिएक्शन होती है या एक में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, दोनों चीज़ें स्पॉन्टेनियसली होते हैं। जब कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों स्पॉन्टेनियसली होते हैं उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो एक ऐसा सेल, ऐसा डिवाइस जिसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, मतलब उसमें केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोलते हैं या गैल्वेनिक सेल्स बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल डैनियल सेल्स है, जिसका हम आगे स्टडी करेंगे ही। पहले आप इसका मतलब समझ लो। तो भाई चलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दो टाइप के हैं। एक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से। तो ये होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जिसका एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल, जिसमें आता है डैनियल सेल, उसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस का इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, ये इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या होता है भाई ये? तो ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब ऊपर वाले का बिल्कुल उल्टा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी।
और इसकी वजह से जो सेल बनता है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होता है या इलेक्ट्रोलिसिस। उसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। उसका भी आगे हम स्टडी करेंगे ही, लेकिन एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। मतलब इसमें क्या होगा, जब आप मोल्टन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, मतलब मोल्टन सोडियम क्लोराइड को एक आप कंटेनर के अंदर लेके उसमें 2 रॉड डाल के, एनोड कैथोड डाल के, राइट, उसको इलेक्ट्रिसिटी करंट उसमें से पास करते हो, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से इसमें आपका सोडियम और क्लोरीन इन दोनों का जो भी आयोनाइजेशन होगा और अलग अलग कैथोड और एनोड पे अलग अलग आपके जैसे मिलेंगे यहाँ पे, तो इसकी वजह से आपका जो भी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से आपने मोल्टन सोडियम क्लोराइड का क्या किया, केमिकल चेंजेस किया। क्यों केमिकल चेंजेस हुआ, उसका सोडियम अलग हो गया, Na+ अलग हुआ, Cl- अलग हो गया, राइट। तो ये जो होगा दैट इज़ द कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और ये जिस सेल में होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो चलो भाई, ऊपर हमने केमिकल सेल्स का जो एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल देखा, उस गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है डैनियल सेल्स। वो कैसा होता है उसके बारे में देखते हैं। डैनियल सेल जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 बीकर, 2 बीकर होती हैं। मैं इसका डायग्राम भी है जो आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ तो आपको पता चलेगा। 2 बीकर होती हैं आपकी इसमें, और दोनों बीकर में आप देखोगे एक में होता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, ऐसा सिंपल गैल्वेनिक सेल्स है। 2 बीकर दिखाई मैंने आपको, यहाँ पे मैं आपको एक ओरली बता देती हूँ तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, 2 बीकर हैं आपकी। एक बीकर में मैंने भरा है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो 1 मोलैरिटी जिंक सल्फेट का है, उसमें एक जिंक का रॉड है। दूसरे बीकर के अंदर 1 मोलैरिटी का कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है और उसके अंदर कॉपर का रॉड अंदर रखा है। और ये जो जिंक रॉड है जो एनोड तरीके से काम करेगा, और ये जो कॉपर का रॉड है वो कैथोड तरीके से काम करेगा। और वहाँ से उसको यहाँ पे हमने इसको एक एमीटर उसको ज्वाइन किया है, और उस एमीटर को मतलब बाहर से देख लीजिए, और की भी ज्वाइन है, जिससे हमें पता चलेगा कि एमीटर हमें बताएगा व्हाट इज़ द करंट, मतलब करंट किस डायरेक्शन में वो हमें पता चलेगा। इन दोनों बीकर के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज भी आपको दिख रहा है, तो दोनों को लगा है। तो आप डायग्राम देख लीजिए। अब इसका हम थोड़ा सा जो दिया है थ्योरी वो पढ़ते हैं तो हमें जल्दी से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या होता है। तो देख लीजिए, डैनियल सेल्स में 2 बीकर होते हैं। एक बीकर के अंदर 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन जिंक सल्फेट है, दूसरे में 1 मोलैरिटी का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और जिंक रॉड डीप होता है जिंक सल्फेट में, जबकि कॉपर रॉड डीप होता है इन कॉपर सल्फेट, जिनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, राइट। अब दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है मैंने आपको डायग्राम को दिखाया था, बोथ आर कनेक्टेड टू एमीटर। जो एमीटर होता है मतलब एक इंसुलेटेड वायर होती है, इसमें से एक वायर होता है और उसको एमीटर जॉइन होता है, और वहाँ पे थ्रू अ की भी दिखाई थी आपको, वो भी होती है। एमीटर से हमें क्या पता चलता है, एमीटर इज़ यूज्ड टू नो द पैसेज ऑफ करंट। जो करंट पास हो रहा है तो उस डायरेक्शन में वो जो नीडल होती है वो माइग्रेट होती है, मतलब ऐसे मूव होती है। तो एमीटर हमें बताता है कि पैसेज ऑफ करंट विच मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर यहाँ पे आपका जो मैंने डायग्राम दिखाया, उस डायग्राम में आप देखिए क्या चीज़ है। तो अगर यहाँ पे देख लीजिए कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, राइट। हमेशा याद रखना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ करंट आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर यहाँ पे अगर आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो करंट भी पास होगा, और वो करंट पास हमें इस मीटर से पता चलेगा, ठीक है। तो एमीटर का यही यूज़ है कि टू नो द पैसेज ऑफ करंट, राइट। जो आपका इंसुलेटेड वायर है वो, और उसको की और एक एमीटर इन दोनों के बीच में जॉइंट है, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट, द सॉल्यूशन इन विच दिस 2 बीकर्स आर कनेक्टेड, ये जो सॉल्यूशन है 2 बीकर के, इन दोनों को बीकर को कनेक्ट करने का काम किया जाता है एक इन्वर्टेड यू ट्यूब, जो उसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। आपको मैंने डायग्राम में दिखाया है, ये देख लीजिए सॉल्ट ब्रिज है,
इन्वर्टेड उल्टा वाला यू दिख रहा है आपका, इन्वर्टेड यू ट्यूब है, दिख रही है आपको, जिसमें आपका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन भरा हुआ है। किसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है? कुछ इलेक्ट्रोलाइट है जैसे पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट। मतलब ये जो आपका इन्वर्टेड ये दिख रहा है यूट्यूब, इसके अंदर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। KCl हो सकता है या KNO3 हो सकता है या NH4NO3 हो सकता है। KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम या पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है या अमोनियम नाइट्रेट। कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर भरा होता है, वो भी एक थोड़ा आपका जेली फॉर्म में होता है। जो अगर जेली होती है या जिलेटिन, इसके अंदर वो बना हुआ ये सॉल्यूशन इसके अंदर होता है। और दोनों आपको नोज दिख रहे हैं उसके एंट्री जो दिख रहे हैं आपका माउथ, वहाँ पे कॉटन के प्लग्स वहाँ पे लगाए होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे दिया ही है द टू ओपनिंग्स जो आपकी यूट्यूब है आपका, प्लग विद द कॉटन या ग्लास वूल, दिस यूट्यूब इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। उसी को हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। When the circuit is completed by inserting key, electric current flow through the external circuit indicated by the ammeter। अब एक जो आपका डैनियल सेल दिया है, क्या किया जाता है, हम इस की को क्या कर देते हैं, हम सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। मतलब अगर हम जब की को डालते हैं अंदर और पूरा सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है तो करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाता है और वो करंट फ्लो होता है हमें एमीटर में बताया जाता है। इसका मतलब डैनियल सेल जो है आपका वर्किंग में आ गया, राइट। इस तरह से डैनियल सेल्स का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो डैनियल सेल्स में 2 बीकर है। एक बीकर में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है 1 मोलैरिटी का, जिसमें जिंक रॉड डीप है। दूसरे में 1 मोलैरिटी का कॉपर सल्फेट है, जिसमें कॉपर आपका रॉड है। और इसको ज्वाइन किया गया है इन दोनों को बाय एक इंसुलेटेड वायर है जिसमें की और एमीटर है, राइट। और इन दोनों बीकर को ज्वाइन किया गया एक सॉल्ट ब्रिज में, जो सॉल्ट ब्रिज में होता है आपका जिलेटिन या फिर आपका जिलेटिन या जेली फॉर्म का एक अगर जेली फॉर्म का सॉल्यूशन है। KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है या अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। जब हम इस क्ली को क्लोज करते हैं, मतलब जैसे उसको ये कर देते हैं, तो यहाँ पे पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और फ्लो ऑफ करंट हमें एमीटर से दिखाता है। मतलब आपका डैनियल सेल्स वर्किंग चालू है, वर्किंग में आ गया। तो चलो भाई, अब कुछ ऑब्जर्वेशन से क्या है देख लेते हैं। मतलब एक्चुअल जब हम की को क्या कर देते हैं, सर्किट कंप्लीट करते हैं की डालने के बाद, तो एक्चुअल होता क्या है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं इसमें, वो नीचे आपको दिए हैं। तो यहाँ पे आपका जो जिंक है, जिंक रॉड, जिंक सल्फेट में इस साइड में आपको दिख रहा है एनोड में, ये जो जिंक है जिंक रॉड जिंक सल्फेट में एनोड में, तो जिंक रॉड ग्रेजुअली अंडरगोज, मतलब ग्रेजुअली वो उसका वेट कम हो जाता है। वो रॉड जो है वो थोड़ा मतलब पहले जिस वेट का था वो कम हो जाता है एज जिंक का ऑक्सीडेशन होता है जिंक आयन में। आप दिख रहे हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको टूटा हुआ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें से जिंक है वो आपका Zn+2 और इलेक्ट्रॉन्स इस सॉल्यूशन में जाते हैं। मतलब जिंक इसमें से कम हो रहा है, इसलिए जिंक रॉड का वेट लॉस हो रहा है, बिकॉज जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट आर एक्सेप्टेड बाय कॉपर आयन ऑफ द कॉपर सल्फेट टू रिड्यूस एज ए कॉपर एंड डिपॉजिटेड एज कॉपर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है जेड से, देख लिए एक रिएक्शन दिख रहा है जिंक से, जिंक+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक कॉपर जो दिख रहा है आपको, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन कॉपर जो है आयंस, जो कॉपर सल्फेट के आयन से कॉपर+2 ये एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रही है Cu+ और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और कॉपर सॉलिड तरीके से डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर, इस कॉपर के ऊपर, रॉड के ऊपर। अब देखो यहाँ पे वेट लॉस हो रहा है और जबकि यहाँ पे आपका कॉपर का रॉड मोटा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ जबकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या पे, एनोड पे आपका देख लीजिए, ये जो एनोड दिया है आपको,
या इस एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मीन्स रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है आपकी। जस्ट सी हियर, this is the gain of electron, so it is reduction. Here is a loss of electron, it is oxidation. Here zinc rod gauge gradually decreases while copper becomes the increase in weight because of deposition of copper. अब यहाँ पे उसको ठीक से यहाँ पे शॉर्टकट के फॉर्म में दिखाया गया है। जिंक रॉड एनोड, कॉपर रॉड कैथोड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, जबकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जिंक रॉड जिंक सल्फेट में है, कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ सेल है, जबकि कॉपर रॉड इन कॉपर सल्फेट रिडक्शन हाफ सेल है। अब इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है यहाँ पे? तो सॉल्ट ब्रिज आपकी जो सर्किट है उसको कंप्लीट करने का काम करता है। देखो, सॉल्ट ब्रिज का आपको डिटेल में ज़्यादा नहीं दिया है, सिर्फ उसको मेंटेन किया है उसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू हाफ सेल्स रिएक्शंस एंड कंप्लीटेड द सर्किट। इसका आपको डिटेल में नहीं है बुक में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट से बता देती हूँ। क्या होता है इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो KCl भरा है, सपोज KCl भरा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो मैं एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, देखो नीचे दिखाया है। अब ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर सैचुरेटेड सोडियम सपोज पोटेशियम क्लोराइड का है, तो K+Cl- आएगा। तो जब ये जिंक यहाँ पे जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या करेगा, जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन तो वो फ्लो हो गई यहाँ से कॉपर की साइड। अब ये जो जिंक +2 है उस पूरे सॉल्यूशन के लिए एक क्लोरीन नीचे आ जाता है और उसको न्यूट्रल जिंक क्लोराइड बन देता है। जबकि इस साइड में जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन इस सल्फेट को कौन न्यूट्रल करने का काम करता है? K+, मतलब एक तरह से K+ पोटेशियम सल्फेट बनता है। तो एक तरह से ये क्या काम करता है सॉल्ट ब्रिज? इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू हाफ सेल्स। नहीं तो फिर अगर सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, मैं आपको बता देती हूँ। इफ अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो क्या होगा, जिंक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डिपॉजिट होगे, नीचे आएंगे, और यहाँ से आप देखोगे सल्फेट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे जिंक आने की वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा जिंक होने की वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जिंक चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ खींचे चले रहेंगे, वहाँ से फ्लो ही नहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएगा तो इधर आपका कॉपर डिपॉजिट ही नहीं होगा, और ऐसा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा? मीन्स वहाँ पे कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या नो करंट आपको विजिबल होगा बिकॉज ऑफ द नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। लेकिन इस सॉल्ट ब्रिज की वजह से जिंक +2 को मेंटेन किया जाता है और SO+-2 को भी मेंटेन किया जाता है, और यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इसकी वजह से देयर इज़ अ फ्लो ऑफ करंट, राइट। तो सॉल्ट ब्रिज का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एट द टू हाफ सेल्स एंड कंप्लीट द सर्किट। मैंने आपको बताया न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है। यहाँ पे जितने भी ज़्यादा जिंक प्लस आयन बनते हैं वो KCl में से आपका Cl- आके उसके साथ एक न्यूट्रल कर देता है, और इधर जितने भी सल्फेट बनते हैं, क्योंकि कॉपर तो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गया है, राइट, लेकिन जितने भी सल्फेट है वो K+ उसके साथ उसको न्यूट्रल कर देता है, मेंटेन करने का काम करता है। तो सॉल्ट ब्रिज खुद इन्वॉल्व नहीं होता, but it also only maintain the neutrality of the solution whatever that electrolytes and complete the circuit। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशंस जो मैंने आपको बताए। अब हमारा काम है नेक्स्ट पार्ट जो है मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स। चलो भाई, ये तो मैंने डैनियल सेल्स का आपको बता दिया कैसे होता है। अब इसमें से एक दूसरी केस है, क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, और बहुत छोटा वाला चैप्टर्स है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। इसमें सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इस चैप्टर में से फिजिकल केमिस्ट्री के हैं प्रॉब्लम ही आते हैं, लेकिन थ्योरी अगर आपको ठीक से समझ में आ गई तो प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करना आसान रहेगा। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि सेल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है,
कहाँ पे ऑक्सीडेशन है, कहाँ पे रिडक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, राइट हैंड साइड में क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हमें ठीक से स्टडी होनी चाहिए। तो चलो भाई, मैंने एक आपको डैनियल सेल्स का पूरा कंस्ट्रक्शन बता दिया। अब एक है फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड। अगर इसी सेल पे हम अगर एक्सटर्नल ऑपोजिट डायरेक्शन वाला पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं तो सेल कैसे काम करता है। तो डैनियल सेल्स जिसमें हमने देखा जिंक रॉड है आपका डीप इन जिंक सल्फेट 1 मोलरिटी का, कॉपर रॉड डीप है इन 1 मोलरिटी कॉपर सल्फेट, और ईएमएफ सेल का आपको पता है 1.10 वोल्ट है जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलरिटी। ये डैनियल सेल है। अब इसी डैनियल सेल्स को उन्होंने क्या किया, एक अपोजिंग, आपको मैं डायग्राम दिखाती हूँ, उस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे उन्होंने डैनियल सेल्स को एक अपोजिंग डायरेक्शन वाला, मतलब देख लीजिए, एक एक्सटर्नल उन्होंने करंट दिया है जो बिल्कुल अपोजिंग एक्सटर्नल अपोजिंग डायरेक्शन वाला है। तो क्या होगा, डैनियल सेल्स का वर्किंग कैसे होता है वो हमें स्टडी करना है। मीन्स देयर इज अ डैनियल सेल्स सेम थिंग, बट अलॉन्ग विथ दिस वन देयर इज अगेन वन एक्सटर्नल, देख लीजिए आपको एक्सटर्नल दिखा है करंट, वो सप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल दे रहे हैं उसको, वो भी बिल्कुल अपोजिट वाला। तो देख लेते क्या होता है पहला में। When an external opposing potential is applied, increase slowly, पहले increase करते हम, the reaction continues to takes place till opposing voltage reaches to 1.1 value। मतलब भाई अब यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा है आपका A है, यहाँ पे ऐसा A एक्सटर्नल है। अब एक्सटर्नल पोटेंशियल आप कब तक बढ़ाते जाओ, जब आप उसको इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कब तक कंटिन्यू होती है, जब तक ए वोल्टेज आपका 1.1 वोल्ट तक नहीं आता तब तक रिएक्शन चलती रहती है। मतलब यहाँ पे जिंक सल्फेट, जिंक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, वही कॉपर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। जब आप एक्सटर्नल जो है करंट होता है, जब देख लीजिए यहाँ पे, जब एक्सटर्नल वोल्टेज आपका आप इंक्रीज करते हो स्लोली, रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक वो अपोजिंग वोल्टेज 1.1 वोल्ट तक नहीं जाता तब तक। जब एक्सटर्नल वोल्टेज लेस दैन 1.1, मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज आप कम है सपोज 1.1 से, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर एंड करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, जैसे डैनियल में होता था कि भाई चलो ए एक्सटर्नल वोल्टेज जो मैंने अप्लाई किया है ए 1.1 वोल्ट से कम है, हम कर रहे इंक्रीज हो रहे, तब तक रिएक्शन कैसे होगी, जिंक प्लस देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके कॉपर में आएगा, कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होगा और यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इस साइड में फ्लो ऑफ करंट होगा, राइट। कब तक, जब तक एक्सटर्नल वोल्टेज आपका लेस दैन 1.1 वोल्ट तक है तब तक। मतलब वो 1.10 वोल्ट आपको पता है डैनियल सेल्स का, उसका खुद का वोल्टेज है, लेकिन एक्सटर्नल वोल्टेज जब उससे कम होता है तब तक रिएक्शन इस तरह से होगी कि आपका जिंक लॉस हो करेगा इलेक्ट्रॉन्स और वही कॉपर आपका गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जिंक से कॉपर की तरफ और फ्लो ऑफ करंट होगा फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ठीक है, तो इस तरह से जिंक डिजॉल्व हो जाएगा एनोड में और कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड में, ये तो आपको पता है। लेकिन वेन अपोजिंग वोल्टेज बिकम्स, लेकिन ये वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते अगर हम इंक्रीज कर रहे स्लोली, वो जब तक 1.10 वोल्ट से कम है तब तक ऊपर की रिएक्शन होगी, लेकिन वो अगर इक्वल टू आ गया 1.10 वोल्ट तो द सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और कोई भी करंट वहाँ पे फ्लो नहीं। मतलब आपको यहाँ पे एमीटर में पता चल जाता है, अगर आप उसको बढ़ा रहे वोल्टेज बढ़ा रहे और 1.1 वोल्ट तक आ जाएगा तो वहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं दिखाएगा, मतलब रिएक्शन आपकी स्टॉप हो गई, वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। देख लीजिए, मतलब यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, नो फ्लक्चुएशन, जब आपका एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल 1.1 वोल्ट तक आता है। लेकिन when there is a इंक्रीज इन एक्सटर्नल पोटेंशियल, लेकिन हम एक्सटर्नल पोटेंशियल अब बढ़ा रहे हो, रिएक्शन अगेन स्टार्ट,
बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो भाई, पहले में जब लेस दैन 1.1 वोल्टेज था तब तक हमारी रिएक्शन तब इलेक्ट्रॉन फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ और करंट फ्लो कॉपर से जिंक। लेकिन जब इक्वल आ गया उसके बाद और बढ़ाने लगे, 1.1 वोल्टेज से भी ज़्यादा बढ़ाने लगे एक्सटर्नल अपोजिंग पोर्ट्स। आप समझ रहे, एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल 1.10 वोल्ट से भी ज़्यादा बनाने लगे। अब रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। मतलब अब अब रिएक्शन शुरू होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब जो है यूज़ की जाएगी टू कैरिड आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स मतलब हमने पोटेंशियल बढ़ा दिया 1.1 वोल्ट से। मतलब अब वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से जो रिएक्शन वहाँ पे स्पॉन्टेनियस नहीं है नॉन, उस रिएक्शन को अब किया जाएगा। मीन्स करंट आपका जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा, ड्यू टू विच जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन जिंक। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब आपका 1.1 से वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पे आप देखोगे कि देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहाँ से होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम कॉपर टू जिंक। मतलब आपकी रिएक्शन बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में था, अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की डायरेक्शन में आएगा। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में आएगा तो फ्लो ऑफ करंट आपका जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा। राइट, मीन्स कॉपर से आप देखोगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, मीन्स कॉपर आपका नीचे यहाँ पे सॉल्यूशन में जा रहा है और यहाँ पे जिंक आपका डिपॉजिट हो रहा है जिंक रॉड पे, जबकि कॉपर आपका कहाँ लॉस हो रहा है, इन सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपकी केस होगी। मीन्स यू फाइंड दैट हियर ड्यू टू विच जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन कॉपर एंड कॉपर इज डिसॉल्व एट कैथोड कॉपर इलेक्ट्रोड। मतलब यहाँ पे हमने 3 केसेस स्टडी किए जब हम एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल लगाते हैं। एक, जब वो एक्सटर्नल अपोजिंग जो पोटेंशियल है 1.1 वोल्टेज से कम है तो रेगुलर डैनियल सेल के जैसा ही काम होगा। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ होगा और फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कॉपर टू जिंक। और ए वोल्टेज जब इंक्रीज होता 1.10 वोल्ट मतलब डैनियल सेल जैसा हो जाता है तो वहाँ पे कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और नो फ्लो ऑफ करंट होगा। मीन्स रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। लेकिन यही वोल्टेज 1.1 अगर हम इंक्रीज करते गए, बढ़ाते गए, एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियल 1.1 से वोल्ट बढ़ जाता है तब रिएक्शन होगी, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। मीन्स अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ गई है तो ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होगा, देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम जिंक टू कॉपर। और यहाँ पे जिंक डिपॉजिट हो जाएगा जिंक रॉड पे, जबकि कॉपर डिसॉल्व हो जाएगा आपके सॉल्यूशन में। तो इस तरह का आपका फंक्शनिंग होता है। अब आगे आता है कि चलो भाई, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स देख लिया। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के 2 टाइप्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, उसके बारे में पढ़ लिया, कैसे उसका एग्जांपल डैनियल सेल्स है और उसके फंक्शनिंग का देख लिया। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, मुझे रिप्रेजेंट करना है, जैसे जिंक का जिंक सल्फेट, कॉपर का कॉपर सल्फेट, सॉल्ट ब्रिज, इसको रिप्रेजेंट ऑन द पेपर करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो भाई, अ गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग मेटल और सॉलिड फेज फर्स्ट एज एनोड on the left hand side and then electrolyte, while cathode on the right hand sides by writing the electrolyte first and then metal and solid phase। अब ये थोड़ा समझना मुश्किल है क्योंकि ये वर्ड में दिया, लेकिन समझ में आ जाएगा। सिर्फ मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। जैसे उन्होंने बोला है कैसे रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे कहा जाता है। तो भाई गैल्वेनिक सेल में आप क्या करोगे, सबसे पहले मेटल या जो भी सॉलिड फेज है, जैसे यहाँ पे जिंक है, ये मेटल फेज है, राइट। एक एनोड लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, बाद में आप इसका एक लाइन वर्टिकल डालोगे और एक जिंक सल्फेट आपका क्या डालोगे, इलेक्ट्रोलाइट।
उसमें आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन भी ब्रैकेट में बताना है, बराबर है, जहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। देन इलेक्ट्रोलाइट, बराबर है। वाइल कैथोड की साइड में, राइट हैंड साइड में, ये कैथोड की राइट हैंड साइड है, देखो ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है आपको, जहाँ पे रिडक्शन होगा इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट एंड देन मेटल एंड सॉलिड फेज, मतलब यहाँ पे आपको लिखते वक्त क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट मेटल आयन, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे कॉपर +2 और वो भी 1 मोलैरिटी का, फिर बाद में आप लिखोगे कॉपर और इनके दोनों के बीच में 2 लाइनिंग वर्टिकल डालोगे जो सॉल्ट ब्रिज को बताता है। तो देख लीजिए, रिप्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, इसे वर्ड में दिया है इसलिए आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है, बाकी कुछ नहीं इसमें। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे आप एनोड का, जिसमें सॉलिड या मेटल पहले लिखोगे, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन निकाल के उसका आप लिखोगे इलेक्ट्रोलाइट, जबकि कैथोड साइड में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे इलेक्ट्रोलाइट और उसके बाद आप मेटल या सॉलिड फेज लिखो, और मेटल और एक्वस सॉल्यूशन को है एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट करोगे। मैंने आपको दिखा दिया ये वर्टिकल लाइन, मेटल और उसका सॉल्ट सॉल्यूशन, इनको सेपरेट करोगे बाय वर्टिकल लाइन। वाइल सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 वर्टिकल लाइन, नीचे दिखा है सॉल्ट ब्रिज आपको दिखाएगा सेपरेट्स द 2 हाफ सेल्स इंडिकेटेड बाय 2 वर्टिकल लाइन्स। तो देखो यहीं पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया उन्होंने, पीछे देख लीजिए, ये देख लीजिए, जिंक वर्टिकल लाइन, इसका सॉल्यूशन 1 मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को भी आपको मेंशन करना है, फिर 2 वर्टिकल लाइन्स सॉल्ट ब्रिज बताता है, फिर आपका उसका इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जो आपका यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन, और एक वर्टिकल लाइन और मेटल या सॉलिड फेज ऑफ दैट वन। इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। मैंने आज आपके 3 टॉपिक कवर किए यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के 2 टाइप्स, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का मैंने एग्जांपल डैनियल सेल्स, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग वो बताया, उसका फंक्शनिंग बताया, जब हम एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ाते हैं, कम करते हैं और बराबर होता है, और तीसरा टॉपिक मैंने कवर किया हाउ टू रिप्रेजेंट अ डैनियल सेल्स। आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है उस पर तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।